हमने इससे पहले वाले टॉपिक पढ़ा था अभिक्रिया की कोटि। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले, किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले परमाणु, अणु, आयन जो संघट्ट क्रिया के द्वारा किसी अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो अभिक्रिया की आणविकता प्राथमिक अभिक्रिया में जो अणु है या परमाणु है या कोई भी आयन जो अभिक्रिया कर रहा है और उत्पाद बना रहा है, वो उस अभिक्रिया की आणविकता है। उदाहरण के लिए हम एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट को जब हम गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्राइट से नाइट्रोजन बनता है और पानी बनता है। तो इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन गैस बन रही है। किससे बन रही है? अमोनियम नाइट्रेट के ही मॉलिक्यूल आपस में संघट्ट क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन उत्पन्न करते हैं। एक ही मॉलिक्यूल इस प्राथमिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इस अभिक्रिया की आणविकता भी एक होगी। अगर इसी जगह पर हम दूसरा एग्जांपल लें HI, अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट कर दें तो ये H2 और I2 में टूट जाता है। अब ये अगर H2 और I2 में टूट रहा है तो यहां पर इस अभिक्रिया में HI के ही मॉलिक्यूल आपस में, दो मॉलिक्यूल आपस में संघट्ट क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन और आयोडीन बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया की आणविकता होती है 2। अगर हम और एग्जांपल लेकर के चलें, यहां पर 2 NO और एक O2 आपस में मिलकर के 2NO2 बनाते हैं। यहां पर 2 मॉलिक्यूल NO के और एक मॉलिक्यूल O2 का आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। ये प्राथमिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया की आणविकता 3 है। अब इन्हीं उदाहरणों को अगर हम समझें तो थोड़ा और देखते हैं डिटेल में। एक अभिक्रिया है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, जो आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, फेरस सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करता है और इसकी अम्लीय फेरस सल्फेट से कह दें तो क्या बनाता है? K2SO4 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। इसको संतुलित करते हैं तो यहाँ 3H2 को हम यहाँ से बाहर कर देते हैं और बल्कि इसको FeSO4 रखते हैं तो KCl कर देते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ KCl। तो यहाँ KCl एक ही रहने दीजिए, यहाँ पर आप करिए देते हैं Fe2SO4 यहाँ 6, यहाँ 3Fe, तो 6 और 3 9 और 3 9। तो ये एक बैलेंस अभिक्रिया है, अभिक्रिया की आणविकता। यहां पर देखिए एक KClO3, 6 FeSO4 और 3 H2SO4, 6 3 9 और 1 10। तो क्या इस अभिक्रिया की आणविकता 10 है? किसी भी अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक नहीं हो सकती। ये संगतवाद है, आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो किसी भी अभिक्रिया की आणविकता एक साथ यहाँ पर वो ये कह रहा है कि 3 से ज्यादा अणु अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर प्रायोगिक रूप में इस अभिक्रिया को देखा जाए तो इस अभिक्रिया की कोटि 2 आती है। तो यहां पर जो चर्चा है कि कैसे किसी 10 मॉलिक्यूल जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस अभिक्रिया की कोटि 2 आती है, तो वो यहां चर्चा कर रहे हैं कि जैसे रिले रेस होती है, रिले रेस में कौन जीतेगा इस बात का पता जो स्लोएस्ट वन उस में होता है उसके द्वारा हम उस पर निर्भर करता है। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई शू कंपनी है और उसमें वो शू बना रही है और शू बना रही है, लेसेस वाले शू बना रही है। एक कंपनी जो है वो नीचे का सॉल तैयार करती है, एक कंपनी ऊपर का शू का ऊपर का कवर तैयार करती है और एक आदमी लेसेस तैयार कर रहा है, एक कंपनी। अब 3 अलग अलग कंपनियां, एक सोल तैयार करने वाली, एक ऊपर का मॉडल तैयार करने वाली और तीसरा लेसेस तैयार करने वाली। और हमको ये मार्केट में लॉन्च करना है। ये अपने टाइम पे प्रोडक्ट बना दे रही है, ये अपने टाइम पे प्रोडक्ट बना दे रही है, लेकिन लेसेस तैयार नहीं है। तो क्या वो शू मार्केट में आएगा? नहीं आएगा। तो जो सबसे स्लो होगी वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्ट मार्केट में कब लॉन्च होगा। तो इसी तरह से स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो रिएक्शन के अंदर
ये बताता है कि उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। स्लोएस्ट स्टेप की जो है वो अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन को या अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, H2O2 और आयोडाइड की प्रेजेंस में बनता है H2O प्लस O2। इस अभिक्रिया में क्या होता है, पहला वाला H2O2 मॉलिक्यूल इस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है H2O और IO नेगेटिव। अगले स्टेप में H2O2 का दूसरा मॉलिक्यूल IO नेगेटिव से रिएक्ट करता है, बनाता है H2O प्लस O2 और I नेगेटिव बाहर हो जाता है। अभिक्रिया में ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, लेकिन अगर देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर निर्भर कर रहा है, ये स्लो स्टेप है, ये स्टेप स्लो है और ये स्टेप फास्ट है। तो यहां पर अभिक्रिया का वेग कि हम कह चुके हैं कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा, स्लोएस्ट स्टेप पर निर्भर करेगा। जो अभिक्रिया मंद होगी उसी पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। तो यानी किसके सांद्रण पर निर्भर कर रहा है, ये H2O2 और I। यानी कि H2O2 के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि 1 है, जबकि यहां पर अभिक्रिया की कोटि 2 जैसी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो यानी अभिक्रिया की कोटि को एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है, ठीक, जबकि अभिक्रिया की आणविकता जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले अणुओं की संख्या से निकाला जाता है। यानी इसकी अभिक्रिया की जो आणविकता है वो 2 है, लेकिन कोटि कितनी आ रही है H2O2 के रिस्पेक्ट में, 1 आ रही है। दूसरी बात, अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक अभिक्रिया के लिए और कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया के जितने स्टेप हैं उन सब के लिए अलग अलग ज्ञात की जा सकती है, जबकि आणविकता जो है वो सिर्फ प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही होती है। जब हम अभिक्रिया की कोटि की बात करते हैं तो मंद अभिक्रिया ही अभिक्रिया की कोटि को डिटरमाइन करती है, मंद ही बताती है। तो उस मंद अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता दोनों ही बराबर होती है। यह है अभिक्रिया की कोटि पर और आणविकता पर चर्चा। थैंक्स।